हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं डेटा सफिशिएंसी की ये 5वीं क्लास। और आज जो है हम रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोग इस टॉपिक की 4 क्लासें पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक वो चारों क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि जो है डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चनों को कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना, और कैसे आप उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये भी आप सीख सकें। क्योंकि ये टॉपिक जो है पीओ और क्लर्क दोनों के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो अभी तक हम लोग इस टॉपिक की 4 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन और जो है ब्लड रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन और सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन को जो है हम लोगों ने अभी तक सीखा है। आज हम सीखने वाले हैं कि रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हम जो है सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। और डेटा सफिशिएंसी के टॉपिक को अगर आपको सॉल्व करना है, टॉपिक क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो वो टॉपिक आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ब्लड रिलेशन टॉपिक आपको आना चाहिए। रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है तो रैंकिंग से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है वो आपको आना चाहिए, तभी आप उसके क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपका छोटा सा एक रिवीजन भी करा दूंगा कि भाई रैंकिंग क्या होती है, कैसे आप रैंकिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम रिविजन कर लेंगे और फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। और जिन्होंने अभी तक वो चारों क्लासें पढ़ी हैं तो उनको पता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार क्लास पढ़ रहे हैं डेटा सफिशिएंसी की, उनको क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाऊंगा कैसे आपको जो है क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है और कैसे उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले कुछ संजीवनी जड़ी बूटी आपके लिए, जो हमेशा आपको जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में हमेशा मोटिवेशन देती हैं। लाइन्स हमेशा आपको मोटिवेट करती हैं, कभी भी आपको जो है निराश नहीं होने देती। जब भी आप निराश हों, इन लाइंस को ज़रूर पढ़ें, ताकि यह हमेशा आपका चूँकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई आप उसी मोटिवेशन के साथ, अब ऐसे नहीं कि हाँ चलो काम तो कर रहे हैं लेकिन नहीं यार चलो ठीक है कर लेते हैं यार, ऐसे नहीं। मतलब एक मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं यार मैं मतलब पाके रहूँगा, आपके चेहरे से वो झलकना चाहिए कि नहीं आप मोटिवेट हैं। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती कोई आपसे कह रहा है कि नहीं आप ये चीज़ करो, इसलिए करना वही चाहिए जिसमें आपका मन लगे। और मन जिस चीज़ में लगे उसको आप ऐसे करिए कि जो लक्ष्य आपने अपने आप के लिए डिसाइड कर रखा है, जब तक वो लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक आप कभी भी उसके लिए उससे पीछे नहीं हटेंगे। ना किसी संघर्ष करने से आप पीछे हटेंगे, ना किसी कठिनाइयों से आप डरेंगे, आप लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे। देखिए लाइन है आपके लिए कि कभी कभी आप अपनी खुद की ताकत का एहसास नहीं कर पाते हैं, कभी कभी आप अपनी खुद की ताकत का एहसास नहीं कर पाते हैं जब तक कि आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना नहीं करते। तो जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि हम अंदर कमजोरी क्या है, हम जब किसी एग्ज़ाम को देते हैं तो हमें होता था कि हमें तो भाई सब कुछ आता है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ यार ये सब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा क्या है, कमज़ोर है, इस सब्जेक्ट में हमारे नंबर कम आए हैं, ये सब्जेक्ट हमें और अच्छा करना चाहिए। तब आपको अपनी वीकनेस का पता चलता है, अपनी कमज़ोरी का पता चलता है। तो इसलिए जो है हमेशा अपने आप को बेहतर बनाए रखिए। हमेशा जब भी आप असफल होते हैं तो आप ये मत सोचिए कि नहीं आप नहीं कर सकते। असफल होने पे आप ये सोचिए कि आप असफल क्यों हुए, क्या कारण था, क्या कमी रह गई, उस कमी को सुधार कीजिए और फिर से तैयार होके जो है अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ चलिए। तो चलिए भाई इन्हीं लाइन्स के साथ में आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत रैंकिंग के बारे में कि रैंकिंग क्या है, कैसे आप रैंकिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो रैंकिंग पर बेस्ड 2 प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रैंकिंग पर बेस्ड 2 प्रकार से 2 टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक आपका होता है हाइट पर बेस्ड, एक आपका होता है हाइट पर बेस्ड, हाइट या कह सकते हैं वेट पर बेस्ड, हाइट वेट, ठीक है ना, इस पर बेस्ड या एज पर बेस्ड, ठीक है ना, आपके रैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं। और एक आता है रैंकिंग पर बेस्ड,
ठीक है ना, रैंकिंग पर बेस्ड। दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से आज समझ लेंगे, ताकि आज के बाद कभी भी आपका डेटा सफिशिएंसी में रैंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो दो प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछेंगे, हाइट, वेट, या आपका एज पर बेस्ड क्वेश्चन, और या फिर आपका रैंकिंग। रैंकिंग मतलब होता है जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं तो आपका एक रोल नंबर आपको अलॉट किया जाता है ना। जैसे आपके सेक्शन में अगर 60 बच्चे हैं, आपका एक रोल नंबर होगा। अच्छा, जो रोल नंबर होगा आपका वो शुरुआत से होगा, कह सकते हैं कि वो टॉप से होगा। भैया एक आप क्लास में बैठे हैं, उस क्लास में शुरुआत एक जगह से है रोल नंबर की, एक आपका लास्ट में एक रोल नंबर होगा। आपकी क्लास में पता होगा कि भाई 30 स्टूडेंट हैं, स्टार्टिंग 1 से हुई, लास्ट में 30 है। तो अब जो शुरुआत में आएगा वो टॉप पर आएगा, जो आपका 30 पर आएगा वो बॉटम पे आएगा, ठीक है ना। तो रैंकिंग का मतलब होता है जो आपको रोल नंबर एक अलॉट होता है उस क्लास में, और रोल नंबर जो आपको अलॉट होता है वो हमेशा टॉप से होता है, कभी भी बॉटम से नहीं होता कि भाई बॉटम से वो 1 नंबर पे है वो 2 नंबर पे, नहीं। कहाँ से अलॉट होता है? हमेशा टॉप से, ठीक है, अर्थात शीर्ष से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हाइट, वेट और एज पर बेस्ड क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और रैंकिंग की अगर बात करते हैं तो रैंकिंग पे आपको एक फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो रैंकिंग जिन्होंने पढ़ रखी उनको पता है कि वहाँ पर क्या फार्मूला हमें लगाना है। तो रैंकिंग की जब बात आती है तो आपको अगर सिंगल पर्सन का लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से प्लेस पता है तो आप उस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें जो है जो सिंगल पर्सन है, ठीक है ना, जो सिंगल पर्सन है उसका लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से स्थान आपको पता हो, या टोटल आपको स्टूडेंट पता हो एक और उसका लेफ्ट साइड से स्थान पता हो तो आप राइट साइड से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका जो है n = l + r - 1, l + r - 1, जहाँ पे l क्या है? उस पर्सन का जो है लेफ्ट एंड से प्लेस वैल्यू, r क्या है? उस पर्सन की राइट एंड से प्लेस वैल्यू। लेफ्ट एंड को हम टॉप भी कहते हैं, लेफ्ट एंड को हम स्टार्टिंग भी कहते हैं। कहीं कहीं टॉप लिख के आएगा या स्टार्टिंग लिख के आएगा, तो आप ये मत सोचिएगा या इनिशियल लिख के आएगा तो आप ये मत सोचिएगा सर यहाँ तो आपने लेफ्ट बताया, लेफ्ट तो वहाँ लिखा ही नहीं था। तो लेफ्ट को अन्य किन नामों से हम जानते हैं? लेफ्ट, इनिशियल या आपका टॉप, ठीक है ना, इन नामों से जानते हैं। इसी प्रकार से अगर राइट की बात करें तो राइट एंड या बॉटम या आपका केवल एंड, ठीक है ना, अंत से, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो है आपका इनमें से कोई भी एक नाम अगर दिया है तो आप समझ जाइएगा कि उसका लेफ्ट या राइट एंड से जो है प्लेस वैल्यू दी गई है। और n का मतलब हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। n किसको डिनोट करेगा? तो n डिनोट करेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को। L क्या डिनोट करेगा? तो आपने कहा प्लेस वैल्यू ऑफ द पर्सन फ्रॉम लेफ्ट एंड, ओके। मैंने आपसे कहा लेफ्ट एंड को क्या क्या कह सकते हैं? लेफ्ट एंड या इनिशियल या फिर आपका जो है टॉप, ठीक है। इसी प्रकार से R किसको डिनोट करेगा? तो आपने कहा कि प्लेस वैल्यू ऑफ द पर्सन फ्रॉम राइट एंड, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू ऑफ द पर्सन फ्रॉम राइट एंड। क्लियर हो गया? समझ में बात आ गई? तो अगर एक पर्सन का आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से स्थान पता है तो आप जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं। अगर आपको n की वैल्यू पता है, l की वैल्यू पता है तो आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगर मैं आपसे बात करूँ तो r बराबर क्या हो जाएगा? आपने कहा r = हो जाएगा n + 1 माइनस का हो जाएगा l,
अच्छा L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपने कहा n+1 और माइनस का हो जाएगा R। लेकिन ये ध्यान रखिएगा सिंगल पर्सन की बात होगी, जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता होगा तभी आप यहाँ पर ये फार्मूला लगा पाएंगे। अगर दो अलग अलग पर्सन हैं तो फिर आप ये फार्मूला वहाँ पर नहीं लगा सकते। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? तो चलिए अब बाकी चीज़ों को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, जिन्होंने पहले क्लास ले रखी उनको पता है, लेकिन जिन्होंने जो पहली बार क्लास ले रहे हैं उनको मैं बताता हूं कि आंसर आपको कैसे देना है। देखो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एमंग टी वी बी ई एंड सी हु इज द थर्ड फ्रॉम द टॉप व्हेन अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। टी वी बी ई और सी में से उनके वजन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर शीर्ष से तीसरा कौन है? शीर्ष मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो दो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर निकल पा रहा है या केवल दूसरे से निकल पा रहा है, ठीक है ना, या दोनों को मिला के निकल रहा है आंसर, या दोनों को मिला के नहीं निकल रहा, या फिर आपका दोनों से निकल रहा है, पहले से भी और दूसरे से भी, ठीक है ना। तो वहाँ पे फिर चूजमेंट की बात हो जाएगी, या तो पहला ले लो या तो दूसरा ले लो, या फिर दोनों को मिल करके भी आंसर आपका नहीं निकल रहा। तो यहाँ पर देखो जो आंसर देना है आपको वो ए बी सी डी और ई में देना है, ठीक है। ए कब देना है कि इफ द डेटा सॉरी इन स्टेटमेंट फर्स्ट alone are sufficient to answer the question, while the data in statement second alone are not sufficient to answer the question। केवल कथन पहले में दिया गया डेटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कथन दूसरे में दिया गया डेटा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंसर ए दीजिए। बी आपको कब देना है कि इफ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकेंड alone are sufficient to answer the question, while the data in statement first alone are not sufficient to answer the question। कि कथन दूसरे में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जो कथन पहले में दिया गया डेटा है वो अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंसर आपको बी देना है। इफ द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट फर्स्ट alone और इन स्टेटमेंट सेकेंड alone आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा ना कि पहले से भी निकल रहा है दूसरे से भी निकल रहा है, तो वहाँ पे आपका आइदर आर वाली कंडीशन आएगी कि या तो आप पहला ले लीजिए या तो आप दूसरा ले लीजिए, किसी एक स्टेटमेंट को लेकर के आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। डी कब देना है कि इफ द डेटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो कथन पहले और दूसरे में दोनों में दिया गया डेटा मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आंसर आपको डी देना है। और ई कब देना है कि इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। कथन पहले और दूसरे में दिया गया डेटा मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त, तो आंसर आपको ई देना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन है कि 5 लोग हैं, कौन कौन है? आपने कहा टी है, वी है, और आपका बी है, ई है, और आपका सी। अब देखो टॉप मतलब जहां से आप लिखना शुरू करते हैं, बॉटम मतलब जो जहां पे आपने अपनी लाइन को या अपना लिखना लास्ट कर दिया। जैसे मैंने कहा ना, टॉप का क्या होगा 1, बॉटम क्या होगा? अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं तो बॉटम हो जाएगा 30, ठीक है ना। जो 30th नंबर पे है वो बॉटम पे है, जो फर्स्ट नंबर पे है वो टॉप पे है। तो जहां से आप लिखना शुरू करते हैं वो टॉप होता है, जहां पे आपने लिखना बंद कर दिया वो आपका बॉटम होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं केवल फर्स्ट स्टेटमेंट के आधार पर जो है अगर इसके जो है इनको अरेंज करता हूँ, और ये ध्यान रखिएगा इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा, ठीक है ना, बड़े से छोटा। असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं कि भाई इसका ऑर्डर बनेगा क्या। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि B इज हैवियर देन T एंड C एंड इज लेस हैवियर देन B, हु इज नॉट द हैवीएस्ट। B T और C से भारी है और V से कम भारी है, जो सबसे भारी नहीं है।
ठीक है। अगर हम जो है केवल पहले के आधार पे इसके जो है अरेंजमेंट को बनाते हैं तो देखिए क्या अरेंजमेंट बनेगा। अब यहाँ पर अभी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाते, अभी हम इसके अरेंजमेंट को बनाते हैं। तो अरेंजमेंट हम कैसे बनाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर जो बैठेगा वो आपका हैवीएस्ट होगा, जो नीचे बैठेगा वो आपका जो है क्या होगा, जो है उससे कम हैवियर होगा, उससे लेस देन होगा, ठीक है ना, उससे छोटा होगा, उससे कम भारी होगा, ठीक है ना, लेस हैवियर होगा। तो यहाँ पर देखो कह रहा है बी इज हैवियर देन टी एंड सी। तो आपने यहाँ पे बी को रखा, आपने यहाँ पे टी एंड सी को रखा, ठीक है ना, कि B इज हैवियर देन T एंड C एंड इज लेस हैवियर देन V। ये B से आपका जो है कम भारी है। अब 5 लोग हैं, अब 5 में देखो 1 2 3 4 4 लोग तो बैठ गए, 4 लोग तो बैठ गए। अब एक बचा कौन, आपका E। और दो कह रहे हैं कि V हु इज नॉट द हैवीएस्ट। अब जो ये हु वर्ड आता है हमेशा अपने नजदीक वालों को डिफाइन करता है, ये नजदीक वालों को डिफाइन करेगा, अर्थात जो सबसे भारी नहीं है। सबसे भारी कौन नहीं, V नहीं है, तो V से भी भारी कौन होगा, E। V से भी भारी कौन होगा, E। तो पहले स्टेटमेंट में आपको ये 3 का क्रम तो पता चल गया कि भाई सबसे ऊपर कौन होगा, E, उसके नीचे कौन होगा, V, उसके नीचे आपका B, और T और C में अब इनके नीचे कौन जाएगा ये क्लियर नहीं, क्योंकि T और C के बारे में अब जानकारी नहीं दी, इतना दिया गया है कि B T और C से भारी है। तो अब देखो दूसरा स्टेटमेंट दूसरे में दिया गया है कि C इज हैवियर देन ओनली T। C केवल आपका जो है केवल दूसरे स्टेटमेंट दिया C इज हैवियर देन ओनली T। C केवल T से भारी, C केवल T से भारी है। अब अगर मैं बात करूं तो C केवल T से भारी है, तो C के ऊपर कौन आ जाएगा, V आएगा, B आएगा एंड E आएगा। ये केवल सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है अरेंजमेंट, ठीक है ना। ये जो अरेंजमेंट बना है वो केवल सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना है, ये बना है फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये बताओ कि C केवल T से भारी है, C इज हैवियर देन ओनली T। तो बाकी जो है वह तीनों से क्या होगा भाई, लेस हैवियर होगा, उनसे कम भारी होगा। अब इन तीनों का अरेंजमेंट जो है केवल सेकंड के आधार पे हम नहीं बता सकते, क्योंकि B कहाँ बैठेगा, E कहाँ बैठेगा, कांट डिसाइड, ठीक है ना, केवल सेकंड स्टेटमेंट के आधार पे। अब देखो आपने कहा सर दोनों को मर्ज कर लेते हैं, दोनों को अगर हम मर्ज कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले E आएगा, E के नीचे B आएगा, B के नीचे B आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे C आएगा, C के नीचे T आएगा सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो दोनों से मिल करके दोनों का अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। अब E जो है सबसे हैवियर है, T जो है सबसे जो है आपका लेस हैवियर है, ठीक है ना, क्लियर है। सबसे कम भारी कौन है, T, सबसे अधिक भारी कौन है आपका E। तो अगर देखें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, अगर आप देखें तो ये कौन सा ऑर्डर है, आपने कहा ये इनका डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये इनका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये इनका डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है ना, ये इनका जो है क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, अर्थात अवरोही क्रम है। अगर हम T से E की तरफ जाएंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर होगा, और हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था और फिर बताना था कि जो है टॉप से थर्ड कौन होगा, तो आंसर B आएगा। देखो आंसर निकल आया, और आंसर आपका निकल आया दोनों से मिल करके, तो आंसर E आएगा। आंसर ये आएगा कि इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमंग M and D, P and K हु अर्न्स मोर देन ओनली द लीस्ट अर्नर अमंग देम। सॉरी, M and D, P और K में से कौन सबसे कम कमाने वाले से अधिक कमाता है। तो यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट, तो सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट के आधार पे अरेंजमेंट बनाएंगे, जिसको सबसे ऊपर लिखें वो सबसे अधिक कमाएगा, जिसको हम सबसे नीचे लिखेंगे वो सबसे कम कमाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या कह रहे हैं, N अर्न्स मोर देन M and P बट लेस देन ओनली D। N जो है M और P से अधिक, N जो है M और P से अधिक लेकिन D से कम, लेकिन केवल D से कम कमाता है, ठीक है ना। अब देखो ओनली वर्ड लगा है, ठीक है ना, ओनली वर्ड लगा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि जो N है,
वो आपका m और p से अधिक है, लेकिन केवल d से कम कमाता है और 5 लोग हैं, तो भाई k भी n से क्या होगा, आपका नीचे होगा। ठीक है ना। यहां पर देखो d तो आपका जो है n के ऊपर हो गया, बात क्लियर है। ठीक है, यहां पे m और p हैं और यहां पे आपका k भी होगा, यहां पे आपका k भी होगा, क्योंकि साफ दिया कि n अर्न्स मोर देन m एंड p बट लेस देन ओनली d, केवल वह d से कम है, तो भाई वह k से भी ज्यादा होगा। m और p के बारे में तो जानकारी पहले से दी गई कि m और p से ज्यादा ही कमाता है, तो भाई वह k से भी ज्यादा कमाएगा। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर दिया है आपको बताना कि हु अर्न्स मोर देन ओनली द लीस्ट अर्नर एमंग दम, तो अभी इन तीनों में सबसे कम कौन कमाता, अभी तो क्लियर ही नहीं हुआ, तो केवल फर्स्ट से बात तो नहीं बनी। अब जरा केवल सेकंड की बात कर लेते हैं केवल सेकंड की बात करते हैं। क्या दिया गया है, m अर्न्स मोर देन p हु अर्न्स लेस देन k, m p से अधिक कमाता है, m जो है p से अधिक कमाता है, जो k से कम कमाता है। आपको पता है कि जो ये हु वर्ड है या जो ये जो वर्ड है ये हमेशा अपने नज़दीक वाले को डिफाइन करता है। तो m अर्न्स मोर देन p, m अर्न्स मोर देन p हु अर्न्स लेस देन k। तो यहाँ पर देखो अब एक बात फिर से आ गई कि यहाँ पर जो है m जो है p से अधिक कमाता है, जो k से कम कमाता है, तो जो आपका p है, जो p है वह k से कम कमाता है, जो p है वो k से क्या करता है, कम कमाता है। लेकिन अब क्या k और m में कौन ज्यादा कमाता है, क्या इसका निर्धारण हो पाएगा क्या, भाई m और k में कौन ज्यादा कमाता है, m ज्यादा कमाता है कि k ज्यादा कमाता है, कांट डिसाइड, आप नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि इनके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं दी गई स्टेटमेंट में। तो अब यहां पर इन तीनों का अरेंजमेंट नहीं बन पाएगा कि भाई सबसे कम कौन कमाएगा, ये तो क्लियर हो गया कि p सबसे कम कमाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को आप मर्ज भी कर लेते हैं तो सबसे ऊपर d आएगा, d के नीचे n आएगा। अब यहाँ पे m और k में लड़ाई चल रही है, सबसे नीचे तो p आएगा, तो क्लियर हो गया क्योंकि m p से अधिक कमाता है और जो k से कम कमाता है तो p k से भी कम कमाता है। तो भाई यहां पर अगर हम बात करें तो अब m और k में लड़ाई हो गई, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, तो ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि सबसे कम कमाने वाले से अधिक कौन कमाता है। सबसे कम तो p कमाता है, लेकिन उससे अधिक कौन कमाता है, m या k, ये डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि दोनों मिल करके भी आंसर देने के लिए क्या पर्याप्त नहीं है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि हु एमंग p q t v एंड m इज एग्जैक्टली इन द मिडिल व्हेन दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। जब उन्हें उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो p q t v और m में से कौन ठीक बीच में है। तो यहाँ पे है कौन कौन, तो आपने कहा p है, q है, p q t v एंड m, ये 5 पर्सन हैं जिनको जो है हाइट के असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट, और फिर बताना है कि मिडिल में कौन आएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि b इज टॉलर देन q बट शॉर्टर देन m। ठीक है कि b q से लंबा है लेकिन m से छोटा है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट के आधार पर अरेंजमेंट बनाते हैं तो यहाँ पे दिया b इज टॉलर देन q, v जो है q से लंबा है, बट शॉर्टर देन m, लेकिन m से जो है क्या है, छोटा है। अब देखो m, b और q की जानकारी तो हो गई, लेकिन अभी दो बचे p और t, इनके बारे में कोई जानकारी आपके फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं दी गई, तो केवल पहले से बात तो नहीं बनेगी। अब जरा दूसरे पे आ जाओ। दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है उसका अरेंजमेंट जरा बना लो। दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट क्या बनेगा, t इज टॉलर देन q एंड m बट शॉर्टर देन p। t q और m से लंबा है लेकिन p से छोटा है। अब यहां पर देखो हम बात करें तो t इज टॉलर देन q एंड m, t इज टॉलर देन q एंड m, ठीक है, एंड m बट शॉर्टर देन p, लेकिन यह p से क्या है, छोटा है। ठीक है, जो t है वह q और m से तो लंबा है, लेकिन यह जो है आपका p से क्या है, छोटा है। अब देखो यहां कहीं भी आपका v नहीं आया सेकंड में,
यहाँ दूसरे वाले में आपका कहीं भी V नहीं आया, तो हम केवल सेकंड के आधार पर भी आंसर नहीं निकाल सकते। अब देखो अगर दोनों को हम मर्ज कर लेते हैं, अगर दोनों को हम मर्ज कर लेते हैं, दोनों को आपस में दोनों की हेल्प ले लेते हैं, तो आपने कहा कि जो आपका T है, जो T है वह Q और M दोनों से क्या है, आपका जो है लंबा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे M के नीचे आपका V है, V के नीचे Q है, तो T जो है आपका M के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि T जो है वह Q और M दोनों से लंबा है। तो भाई M जो है V से लंबा है, V Q से लंबा है, तो T कहाँ जाएगा, M के ऊपर जाएगा, और T के ऊपर कौन जाएगा, आपका P जाएगा, क्योंकि सेकंड में दिया गया P जो है P से T क्या है, छोटा है। अब देखो पांचों के पांचों का अरेंजमेंट बन गया, और ये जो अरेंजमेंट है Q से P की तरफ, ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है आपका, ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर, ये है आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। ये है आपका आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, ये है आपका आरोही क्रम, ठीक है, अर्थात बढ़ते क्रम छोटे से बड़ा। तो भाई सबसे कम छोटा कौन, सबसे छोटा कौन है, Q है, सबसे लंबा कौन है, P है। अब क्वेश्चन बोले मिडिल में कौन है, तो मिडिल में आपका M आ जाएगा, मिडिल में कौन आ जाएगा, आपका M। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर E, वो आंसर आएगा आपका E। दोनों मिल करके उत्तर देने के लिए पर्याप्त है कि इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है, तो ऑप्शन E आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हु एमंग P, Q, R, S एंड T इज द लाइटेस्ट। P, Q, R, S और T में से सबसे कौन सबसे हल्का है। तो यहाँ पर देखो 5 पर्सन है, P है, Q है, R है, S है और T है, ठीक है, 5 पर्सन है। सबसे पहला स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, देखो तो दिया गया है कि R इज हैवियर देन Q एंड T बट लाइटर देन S। जो आपका R है वह Q और T से भारी है लेकिन S से हल्का है। R जो है आपका, R जो है वह Q और T से तो भारी है, Q और T से तो भारी है, लेकिन S से क्या है, हल्का है। तो अब देखो यहाँ पे S, R, Q और T तो आ गया, लेकिन एक यहाँ पर P बच गया। अब स्टेटमेंट फर्स्ट में P कहीं भी नहीं आया, तो केवल स्टेटमेंट फर्स्ट के आधार पे हम क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते कि सबसे हल्का कौन है। अब जरा सेकंड पे आ जाओ, सेकंड की जरा चर्चा कर लेते हैं। सेकंड में क्या दिया गया, देखो सेकंड में तो S इज नॉट द हैवीएस्ट, S सबसे भारी नहीं है। तो आपने कहा कि S सबसे भारी नहीं है, अगर इस बात को लेते हैं तो S सबसे भारी नहीं है, तो S के ऊपर, अब देखो S सबसे भारी नहीं, अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को मर्ज कर लेते हैं तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग S किससे भारी है, R से। S किससे भारी है, आपका R से, और R किससे भारी है, Q एंड T से, Q एंड T से। अब यहाँ पर जो है S सबसे भारी नहीं है, अगर इस बात को हम पहले में मर्ज कर दें तो S के ऊपर कौन आ जाएगा, तो आपने कहा P आ जाएगा, इसके नीचे R, लेकिन फिर भी Q एंड T इन दोनों का जो है अभी भी प्लेस क्लियर नहीं है कि Q या T में से कौन एक दूसरे से भारी है। तो दोनों मिल करके भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सबसे लाइटेस्ट कौन होगा आप नहीं बता सकते, सबसे हैवीएस्ट आपका P है, सबसे भारी आपका P है तो क्लियर है, लेकिन सबसे लाइटेस्ट कौन है ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि Q और T में लड़ाई छिड़ी हुई है और वो दोनों मानने को तैयार है नहीं। ठीक है, तो जब मानने को तैयार नहीं है तो फिर आप आंसर नहीं दे पाएंगे, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो D आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो D आएगा, कि दोनों मिल करके भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 5th नंबर का क्वेश्चन है कि एमंग A, B, C, D, E एंड F हु इज द हैवीएस्ट। A, B, C, D, E और F में से सबसे भारी कौन है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखिए दिया गया है। अब देखो 5 पर्सन है, नहीं 6 हैं, इस बार 6 हैं, A है, B है, C है, D है, E है और आपका F। इसमें बताना सबसे हैवियर कौन है, ठीक है ना, सबसे भारी कौन है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है उसमें कि A एंड D आर हैवियर देन B, E एंड F
but none of them is the heaviest. A और D, B A और D, B E और F से भारी हैं. अच्छा, A and D are heavier than B, E and F, but not of them is the heaviest. तो यहाँ पर देखिए पहले स्टेटमेंट में दिया गया है कि भाई जो A और D है, जो A और D है वो B, E और F से भारी है, लेकिन उनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है. ठीक है ना. A एंड D आर हैवियर देन B, E एंड F. तो आपने यहाँ पे A और D लिख दिया, और ये जो है किससे हैवियर है? B, E और F से. लेकिन बट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट. लेकिन ये जो है ये पांचों जो है सबसे भारी नहीं है. तो एक कौन बच गया? C. तो ये तो क्लियर हो गया सबसे हैवीएस्ट कौन होगा? C. और यही तो हमें बताना है कि इनमें सबसे भारी कौन है. तो केवल पहले स्टेटमेंट से आपका निकल आया कि सबसे भारी कौन है? C. सबसे भारी कौन है? C. ठीक है ना. बाकी सबसे लाइटेस्ट कौन है इससे हमें मतलब नहीं है. हमें जिस क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो क्वेश्चन आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलना चाहिए. तो हमें सबसे हाईएस्ट चाहिए, तो निकल के आया कौन? आपका C. क्योंकि भाई A और D, B, E और F से तो भारी, लेकिन ये इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है. तो एक ही बंदा बचा कौन? C. तो C इन सबसे भारी हो जाएगा. अब जरा सेकंड की चर्चा कर लेते हैं. क्या केवल सेकंड से आंसर आएगा? क्या केवल फर्स्ट से तो आंसर आपका आ गया. सेकंड में दिया कि A इज हैवियर देन D बट लाइटर देन C. A D से भारी है, A जो है D से भारी है लेकिन C से हल्का है. A D से भारी लेकिन C से हल्का है. अब देखो इसमें A C D तो आ गया, लेकिन अभी 3% बच गए. E F और एक आपका क्या बच गया? E F और B. ये 3% बच गए. अब इन तीनों का कोई भी, इन तीनों के बारे में कोई जानकारी आपको B में नहीं दी गई. तो यहां पर केवल B के द्वारा आप आंसर नहीं निकाल सकते, जबकि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन केवल दूसरे स्टेटमेंट का प्रयोग करके आप आंसर नहीं निकाल सकते. तो यहां पे आंसर जो हो जाएगा वो आंसर आपका A होगा. आंसर क्या होगा? A. इफ द डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, while the data in statement second alone are not sufficient to answer the question. तो कथन पहले में दिया गया डेटा है वो अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन दूसरे में दिया गया डेटा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है. तो आंसर आपको A टिक करना है. ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए. अगला देखिए आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि मदन इज टॉलर देन कमल एंड शरद इज यंगर देन अरविंद. हु एमंग देम इज द यंगेस्ट. मदन कमल से लंबा है और शरद अरविंद से छोटा है. उनमें से सबसे छोटा कौन है? अब देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंग पहले अरेंजमेंट बना लीजिए. ठीक है ना. उसके अकॉर्डिंग पहले अरेंजमेंट आप बना लीजिए. तो यहां पर देखो दिया मदन इज टॉलर देन कमल. तो यहां पे आपने मदन लिख दिया. मदन इज टॉलर देन कमल. यहां पे आपने कमल लिख दिया. ठीक है. ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है. एंड शरद इज यंगर देन अरविंद. ठीक है ना. तो ऊपर आपने अरविंद लिख दिया, अरविंद, और नीचे आपका शरद. ठीक है. नीचे आपका शरद. ठीक है. यही तो है कि शरद इज यंगर देन अरविंद. शरद जो है वो अरविंद से क्या है? छोटा है. तो ये तो अरेंजमेंट आपका है किसके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. अब आते हैं अपने स्टेटमेंट में. हमें बताना है कि सबसे छोटा कौन है. पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है? देखो जरा. फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि शरद इज यंगर देन मदन. शरद मदन से छोटा है. अगर हम यहाँ पर इन दोनों अरेंजमेंट को ले लेते हैं कि भाई शरद जो है मदन से छोटा है. ठीक है. तो यहाँ पर देखो शरद अगर मदन से छोटा है, हमने इसको बना दिया कि शरद इज यंगर देन मदन. तो यहाँ पर देखो अगर अब हम इन दोनों को अगर मिलाते भी हैं तो भाई जो शरद है वो मदन के तो नीचे बैठेगा, लेकिन अब मदन और अरविंद में क्या आपका कोई यहाँ पर जो है आपको कोई भी इनके बीच में कुछ डेटा दिया गया? नहीं दिया गया कि भाई इनमें कौन भारी है, इनमें कौन सा जो है छोटा है, कौन बड़ा है. तो मदन और अरविंद के बारे में कोई भी जानकारी आपको फर्स्ट
स्टेटमेंट पे नहीं दी गई। अगर ये दिया जाता कि भाई मदन जो है अरविंद से भी भारी है, अरविंद से भी बड़ा है, तो आप यहाँ पे आसानी से आंसर निकाल लेते। लेकिन मदन जो है शरद से बड़ा है, शरद जो है मदन से छोटा, ये तो क्लियर हो गया। अब अगर इसको हम मिलाते भी हैं तीनों को, तो भाई मदन के नीचे आपका क्या है, कमल भी है, तो कमल शरद के बराबर में बैठेगा या उससे नीचे बैठेगा, ये भी क्लियर नहीं है। अरविंद मदन के बराबर है कि अरविंद जो है मदन के ऊपर है, ये भी क्लियर नहीं है, उससे बड़ा है कि उससे छोटा है, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसलिए पहले स्टेटमेंट से आपका आंसर, केवल पहले से आंसर आपका नहीं आ रहा, केवल पहले से आंसर नहीं आ रहा। अब जरा केवल दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है, क्या यह अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है क्या? तो अरविंद इज यंगर देन कमल, अरविंद कमल से छोटा है। अब देखो, अगर मैं यहां पे ले लूं तो आपको ये पहले से पता है कि मदन कमल से क्या है, बड़ा है। मदन जो है कमल से क्या है, बड़ा है। और यहां पे दे दिया गया कि अरविंद इज यंगर देन कमल, अरविंद जो है अरविंद कमल से छोटा है। और ये पहले से दिया, आपको पता है कि अरविंद जो है शरद से बड़ा है, अरविंद जो है शरद से बड़ा है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, शरद, ये आपका आंसर निकल आया। सबसे छोटा कौन है, शरद, ये आपका आंसर निकल आया। तो केवल दूसरे में दिया गया डेटा, स्टेटमेंट दूसरे में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा बी, क्योंकि अकेले दूसरे से आंसर आपका निकल आया। ठीक है, क्लियर। तो ये जो अरेंजमेंट था वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, ठीक है ना, और ये जो अरेंजमेंट बना ये आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना। तो पहले स्टेटमेंट से बात क्लियर नहीं थी, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में साफ साफ दिया गया है कि अरविंद कमल से छोटा है और शरद अरविंद से छोटा है। तो सबसे छोटा कौन हो गया आपका, जो है शरद। सबसे बड़ा कौन है, तो मदन। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है कि एमंग 5 फ्रेंड्स हु इज द टॉलेस्ट, 5 मित्रों में सबसे लंबा कौन है? डी इज टॉलर देन ए एंड सी, डी ए और सी से लंबा है। दूसरा है बी इज शॉर्टर देन ई बट टॉलर देन डी, बी ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। अब देखो, हम अरेंजमेंट बनाते हैं केवल सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो 5 पर्सन है, 5 पर्सन हमने ले लिया ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। क्योंकि आपके स्टेटमेंट में ए बी सी डी का प्रयोग हुआ है, तो 5 पर्सन यही होंगे। अब देखो, फर्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं, क्या दिया है कि D इज टॉलर देन A एंड C, D जो है वह A और C से लंबा है। अच्छा, D तो लंबा है A और C से। अब अगर मैं बात करूं तो B और E के बारे में कोई भी जानकारी आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं दी गई, तो केवल पहले स्टेटमेंट से ये बात नहीं क्लियर हो पाएगी कि सबसे जो है यहाँ पर लंबा कौन है, क्योंकि अभी जो है बी और ई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। फिर यहाँ पे ओनली वर्ड भी नहीं आया, या फिर यहाँ पे ओनली वर्ड भी नहीं। अगर ओनली वर्ड आ जाता तो भी बात बन जाती कि भाई डी जो है इन सब में सबसे भारी है या केवल इनसे भारी है, ठीक है, तो बात बन जाती। लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं गया स्टेटमेंट में, तो आपका केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से तो बात नहीं क्लियर हुई। जरा सेकंड की बात कर लेते हैं, क्या केवल सेकंड से बात बनेगी क्या? आपने कहा सेकंड में दिया गया कि B इज शॉर्टर देन E बट टॉलर देन D, B E से तो छोटा है, B E से तो छोटा है, ठीक है, लेकिन D से लंबा है, लेकिन D से क्या है, लंबा है, ठीक है। B E से तो छोटा लेकिन D से क्या है, लंबा। मैंने आपको पहले बता रखा है, जो बड़ा होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो छोटा उसको नीचे रखेंगे। क्लियर है। अब देखो यहां पर, अब ये 3 तो आपका अरेंजमेंट बन गया, लेकिन अभी यहाँ पे 2 बाकी रह गए, A और C। इनके बारे में आपके सेकंड स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं दी गई, तो केवल सेकंड स्टेटमेंट के आधार पे आप आंसर नहीं निकाल सकते। अब जरा दोनों को मर्ज करके देखते हैं। अब जरा दोनों को अगर हम मर्ज कर लेते हैं तो यहां पे दिया गया है पहले में कि डी ए और सी दोनों से लंबा है, तो डी जो है ए और सी दोनों से लंबा है, तो ए और सी दोनों डी के कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। डी के ऊपर कौन आएगा, बी, बी के नीचे ऊपर कौन आएगा आपका ई। तो सबसे आपका जो है टॉलेस्ट कौन है यहाँ पे, ई है, निकल के आ गया। सबसे छोटा कौन है इससे बात हमको मतलब नहीं, हमको निकालना था सबसे लंबा कौन है।
तो दोनों को मिला के आपका आंसर आ गया, सबसे लंबा आपका ई है। अगर सबसे छोटा पूछा जाता तो अभी भी आपका आंसर नहीं आता, लेकिन सबसे लंबा पता चल गया कौन आ जाएगा आपका ई। तो दोनों मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दोनों से मिल करके आपका आंसर निकल आएगा, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 8th नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज सचिन्स रैंक फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट। 25 छात्रों की कक्षा में शीर्ष से सचिन की रैंक क्या है। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको रैंकिंग में बताया था कि जब भी सिंगल पर्सन की बात हो आपको यहां पर फॉर्मूला लगाना है n इक्वल्स टू L प्लस R माइनस का 1। अब देखो यहां पे आपको n इक्वल्स टू दिया गया है 25, यहां पे आपको n इक्वल्स टू दिया गया है 25 कि टोटल छात्रों की जो संख्या है वो है आपकी 25। अब जरा आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट से जो है सचिन की रैंक शीर्ष से निकल पाएगी क्या, टॉप से निकल पाएगी क्या? टॉप मतलब हो गया लेफ्ट एंड, बॉटम मतलब राइट एंड। ठीक है, क्लियर है बात? अब जरा जाइए स्टेटमेंट में। सचिन रैंक्स 3 रैंक्स एबव अमित हु रैंक्स 18th फ्रॉम द बॉटम। सचिन अमित से 3 रैंक ऊपर है, जो सचिन से जो नीचे से 18वें स्थान पर है। दूसरा कह रहा है कि सचिन रैंक फ्रॉम द टॉप इज 2 रैंक्स बिलो दीप्ति हु रैंक्स 23rd फ्रॉम द बॉटम। ऊपर से सचिन की रैंक दीप्ति से 2 रैंक नीचे है, जो नीचे से 23वीं रैंक पर है। तो यहां पर देखिए, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट के आधार पे बात करें तो भाई दिया गया है कि सचिन रैंक्स 3 रैंक्स एबव अमित हु रैंक्स 18th फ्रॉम द बॉटम। अब अगर अमित की रैंक हम टॉप से निकाल लें, हमको टोटल स्टूडेंट पता है, हम टॉप से अमित की रैंक को निकाल सकते हैं, तो टॉप से सचिन की रैंक क्या होगी हम आसानी से बता सकते हैं। तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो यहां पर देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 25। अगर मैं अमित की बात करता हूं तो अमित का जो है कहां से इंड से स्थान कितना दिया गया है 18th, अर्थात R इक्वल टू दिया गया है आपको 18th। तो अगर मैं अमित की जो है टॉप से बात करूं तो L इक्वल टू हो जाएगा आपका n+1, अर्थात 25 + 1 माइनस का हो जाएगा आपका R, तो ये हो जाएगा 26 माइनस आपका 18, तो ये आ जाएगा आपका 8। तो जो जो अमित है उसकी टॉप से रैंक कितनी हो जाएगी 8th हो जाएगी, और जो सचिन है वो अमित से 3 रैंक ऊपर है। 3 रैंक क्या है ऊपर है, तो भाई टॉप से अमित की रैंक 8th है, तो सचिन की रैंक कितनी हो जाएगी, सचिन की रैंक कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 5th। सचिन की रैंक कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 5th हो जाएगी, कहां से टॉप से। क्लियर? जरा सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट से तो बात बन गई, फर्स्ट से तो आपका आंसर निकल आया, केवल फर्स्ट से आंसर आपका निकल आया। ठीक है, जरा सेकंड की बात कर ले। सचिन रैंक फ्रॉम द टॉप इज 2 रैंक्स बिलो दीप्ति हु रैंक्स 23rd फ्रॉम द बॉटम। अब देखो, तो दीप्ति की आप जरा टॉप से रैंक निकाल लीजिए। तो आपने कहा कि अगर मैं दीप्ति की बात करूं तो दीप्ति की बॉटम अर्थात R, बॉटम मतलब राइट एंड, R इक्वल्स टू कितना दिया गया, तो आपने कहा 23। टॉप बॉटम से कितना दिया है 23, अर्थात R की वैल्यू 23 दी गई है, N की वैल्यू आपको पता है 25 है, तो दीप्ति की टॉप से रैंक कितनी हो जाएगी, तो L इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 25 + 1 और माइनस का हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा कितना आपका, तो 26 माइनस आपका 23, तो आपका जो दीप्ति की रैंक आएगी टॉप से वो आपकी आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी 3, और सचिन की रैंक जो है दीप्ति से 2 स्थान नीचे है, तो यहां से भी सचिन की रैंक निकल के आएगी कितनी, यहां से भी सचिन की रैंक कितनी निकल के आएगी, टॉप से आपने कहा 5th, यहां से कितनी निकल के आएगी आपकी 5th। तो केवल दूसरे से भी आंसर आ गया, केवल दूसरे से भी आंसर आ गया, तो बात भाई दोनों से बन गई, पहले से भी और दूसरे से भी। अब आपके पास चूज करने का मौका आ गया कि या तो आप पहला स्टेटमेंट ले लीजिए या तो आप केवल दूसरा स्टेटमेंट ले लीजिए, दोनों से आंसर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आइदर इफ द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट फर्स्ट
alone or in statement second alone are sufficient to answer the question। कि या तो आप पहला स्टेटमेंट ले लें तो भी आंसर देने के लिए पर्याप्त है, या तो केवल आप दूसरा स्टेटमेंट ले लें तो भी वो अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 9th नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ। उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए बच्चों की पंक्ति में कितने बच्चे हैं। अब यहाँ पर देखो आपको बताना है n की वैल्यू, आपको यहाँ पे जो बताना है वो n की वैल्यू बताना है, n की वैल्यू बताना है। और आपको पता है n बराबर क्या होता है, l प्लस आर माइनस का 1। और ये भी सिंगल पर्सन, अगर सिंगल पर्सन का हमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से स्थान पता है तो ही हम वहाँ पे n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जरा फर्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, तो आपने कहा विशाखा हु इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ आशीष हु इज 12th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, कि विशाखा जो बाएं छोर से 5वें स्थान पर है, आशीष के बाएं से 8वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। लेफ्ट एंड जिसको आपने टॉप कहा, राइट एंड जिसको आपने बॉटम कहा। ठीक है ना, लेफ्ट और राइट वही होगा जो आपका और हमारा लेफ्ट राइट है। ठीक है, तो अगर हम केवल पहले स्टेटमेंट से बात करें तो यहां पर दिया गया है, यहां पर दिया गया है विशाखा। अब विशाखा की जो है आपको लेफ्ट एंड से, विशाखा की लेफ्ट एंड से आपको वैल्यू पता है, प्लेस वैल्यू पता कितनी है, तो आपने कहा कितनी है 5th है। तो अगर मैं बात करूं तो L बराबर आपका दिया गया है 5। अगर विशाखा की मुझे राइट एंड से जो है प्लेस वैल्यू पता चल जाए तो मैं आसानी से आंसर निकाल सकता हूं। तो अब आगे देखो दिया गया है कि आशीष के बाएं से 8वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 12वें स्थान पर, कौन, आशीष। तो आपने कहा कि अगर मैं इसको ऐसे समझो कि मैंने लाइन खींची, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ये आपका लेफ्ट एंड होता है, ये आपका राइट एंड होता है। ठीक है ना, तो जो आशीष है वह आपका राइट एंड से कितने नंबर पे है, तो आपने कहा 12th पे, ये आपका आशीष है। अब यहां पर एक बात आती है, सर आशीष का लेफ्ट राइट क्या होगा, तो आशीष का लेफ्ट राइट वही होगा जो आपका और हमारा लेफ्ट राइट है। तो जिस प्रकार से आप बैठे हैं, आप ये मान के चलिए कि आशीष भी आपकी तरह ही बैठा है। तो यहां पर देखो आशीष का ये क्या हो जाएगा, तो आपने कहा राइट, और ये क्या हो जाएगा, आपने कहा लेफ्ट। तो यहां पर देखो कह रहा है कि आशीष के बाएं से 8वें स्थान पर है। ठीक है ना, कि विशाखा हु इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ आशीष हु इज 12th फ्रॉम द राइट एंड। तो लेफ्ट तो यही होगा ना। तो अगर मैं बात करूं तो विशाखा जो है वो 8 स्थान और उसके लेफ्ट में होगी, तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो विशाखा का लेफ्ट राइट एंड से अर्थात बॉटम से स्थान कितना आ जाएगा, आपने कहा बॉटम से स्थान आ जाएगा आपका 20। बॉटम से विशाखा के स्थान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो r = 20 हो जाएगा। यहाँ से आप n = निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, देखो n = चूंकि विशाखा का आपको लेफ्ट से स्थान पता है 5, विशाखा का आपका राइट से स्थान पता है 20, माइनस का हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका 24। कितना आ जाएगा, 24। अब जरा केवल सेकंड की बात कर लेते हैं, केवल सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में दिया गया है कि रोहित इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ निशा हु इज 7th फ्रॉम द राइट एंड एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखो यहां पर दिया गया कि रोहित निशा के बाएं से 5वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 7वें और बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। जो सिंपल दिया गया है। यहाँ पे आपको निशा के बारे में पूरी जानकारी दी गई। निशा का जो है लेफ्ट एंड से स्थान कितना है, तो आपने कहा जो है 18वां है, 18th है, और राइट एंड से कितना है, तो आपका 17th है। तो निशा के बारे में आपको साफ जानकारी यहाँ पे दी गई है। निशा के बारे में आपको जानकारी दी गई है L = 18th और R = आपका 7। तो यहाँ से आप n निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 18 प्लस आपका 7 माइनस का आपका 1, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 24। तो दोनों से आप आंसर निकाल सकते हैं, पहले से भी और दूसरे से भी, पहले से भी और केवल दूसरे से भी। तो यहाँ पर भी जो आंसर होगा वो आपका C होगा, यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, C होगा।
कि या तो केवल पहले से आंसर निकाल लीजिए या तो केवल आप दूसरे से आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी एंड क्यू इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की एक पंक्ति में पी और क्यू के बीच कितने बच्चे हैं। तो यहां पर देखो भाई, पी और क्यू के बीच में कितने बच्चे हमको ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आपने कहा कि P इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट इन द रो। P पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर है। तो P का जो है हमें दिया गया है कहाँ से स्थान, हमें दिया गया है जो है शुरुआत से लेफ्ट से कितना 15th, लेफ्ट से कितना दिया गया है 15th। ठीक है ना। अब देखो अगर उसी पंक्ति में, ठीक है ना, अगर इसी पंक्ति में पता चल जाए कि भाई Q का स्थान क्या है शुरुआत से, तो हम बता सकते हैं कि भाई क्या कितना आंसर आएगा। आगे है कि Q इज एग्जैक्टली इन द मिडिल एंड देयर आर 10 चिल्ड्रन, देयर आर 10 चिल्ड्रन टूवर्ड्स हिज राइट। Q ठीक बीच में है और उसके दाहिनी ओर कितने बच्चे हैं 50, उसके दाहिनी ओर कितने बच्चे हैं 10 बच्चे हैं। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो कह रहा है कि Q ठीक बीच में है। Q कहाँ है, ठीक बीच में है। तो सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया Q के बारे में कि Q ठीक बीच में है। तो भाई बीच का मतलब ये हो गया कि अगर Q यहाँ पर बैठा है तो Q के लेफ्ट में और Q के राइट में दोनों तरफ स्टूडेंट की संख्या इक्वल है, तभी तो मिडिल में आ पाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि Q इज एग्जैक्टली इन द मिडिल एंड देयर आर 10 चिल्ड्रन टूवर्ड्स हिज राइट। तो Q का राइट तो यही है, Q का ये क्या है राइट, Q का ये क्या है लेफ्ट। तो आपने कहा कि Q के राइट में 10 बच्चे हैं तो Q के लेफ्ट में भी 10 बच्चे होंगे, तभी तो मिडिल में हो पाया। मिडिल का मतलब है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ उसके स्टूडेंट की संख्या इक्वल है, बराबर है। तो आपने कहा कि अगर राइट में 10 है तो लेफ्ट में भी 10 होंगे। तो अगर मैं बात करूं तो Q की रैंक टॉप से कितनी आ जाएगी, Q की रैंक जो है, Q की रैंक लेफ्ट से कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा 11th की कितनी आ जाएगी 11th। अब दोनों को जरा आपस में मर्ज कर लेते हैं। दोनों को अगर आपस में हम मर्ज कर लें तो P की रैंक टॉप से कितनी दी गई है, P की रैंक टॉप से कितनी दी गई है, टॉप से P की रैंक कितनी है, तो आपने कहा कि 15th है। और जो है Q की रैंक कितनी है, तो आपने कहा 11th है। दोनों को माइनस कर लें, कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 11 हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 हो जाएगा आपका 3। दोनों के बीच में 3 बच्चे हैं, दोनों के बीच कितने बच्चे हैं 3 बच्चे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन ई। दोनों मिल करके उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दोनों मिल करके उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, पी की आपको टॉप से रैंक पता है, क्यू की आपको टॉप से रैंक पता है, आप आसानी से जो है उनके बीच में बच्चों को निकाल सकते हैं। तो उनके बीच का डिफरेंस मिडिल निकालना तो एक माइनस और कर दीजिए। तो कितने बच्चे उनके बीच में 3 बच्चे हैं, तो दोनों से मिल के आंसर आपका निकल आएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज सुमित पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की एक पंक्ति में दाएं छोर से सुमित का स्थान कौन सा है। तो पहला कह रहा है कि देयर आर 10 चिल्ड्रन बिटवीन सुमित एंड राजन। सुमित और राजन के बीच 10 बच्चे हैं। दूसरा कह रहा है कि राजन इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो ऑफ चिल्ड्रन। राजन बच्चों की पंक्ति में बाएं से 20वें स्थान पर है। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि देयर आर 10 चिल्ड्रन बिटवीन सुमित एंड राजन। सुमित और राजन के बीच में 10 बच्चे हैं, लेकिन किधर हैं, लेफ्ट में है कि राइट में है ये क्लियर नहीं है। लेफ्ट में है कि राइट में ये कोई क्लियर आपको नहीं दिया गया। इतना दिया गया इन दोनों के बीच में 10 बच्चे हैं। लेफ्ट में है कि राइट में है इसके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दी गई। अगर हम केवल दूसरे की बात करें, अगर हम केवल दूसरे की बात करें, ठीक है ना, केवल दूसरे की बात करें तो राजन इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो ऑफ चिल्ड्रन। राजन बच्चों की पंक्ति में बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। भाई ये आपका छोर होता है, सॉरी ये छोर होता है आपका लेफ्ट एंड, ठीक है ना, ये होता है आपका लेफ्ट एंड, ये होता है आपका लेफ्ट एंड यहाँ से,
और यहाँ से जो है आपका जो राजन है वो कितने नंबर पे है, वो आपका 20th नंबर पे है। सपोज करो यहाँ राजन बैठा है और ये 20th नंबर पे है। अब मैंने आपको ये पहले बताया कि पहले में कहीं नहीं दिया गया कि लेफ्ट में है कि राइट में। अगर दोनों को हम मर्ज भी कर लेते हैं कि भाई राजन का जो स्थान है वो कहाँ लेफ्ट एंड से कितना है, 20वां है, 20th है। तो यहां पर जो है सुमित, अब देखो इसके लेफ्ट में ये राजन का लेफ्ट है, यहां पर भी इनके बीच 10 बच्चे हो सकते हैं, राइट में भी तो हो सकते हैं, इधर भी तो कहीं ना कहीं सुमित बैठ सकता है, इधर भी 10 बच्चे हो सकते हैं। सुमित की क्लियर पोजीशन हमें दी ही नहीं गई। अगर सुमित की क्लियर पोजीशन हमें दी जाती तो हम एक बार उसका आंसर निकाल लेते, लेकिन नहीं तो ये दिया गया कि भाई जो, अगर ये भी दिया होता कि सुमित जो है राजन के लेफ्ट में बैठा है तो भी बात बन जाती। तो सुमित के बारे में कोई भी हमें क्लियर जानकारी नहीं है। इनके बीच में 10 बच्चे आपके राजन के राइट में भी, लेफ्ट में भी हो सकते हैं, राइट में भी हो सकते हैं। अगर दोनों को मर्ज करते हैं तब तो दोनों से मिलकर के भी आंसर आपका नहीं निकल पाएगा। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो डी आएगा कि कथन पहले और दूसरे में दिया गया डेटा मिलकर के भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 12th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ पी फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट। 30 छात्रों की कक्षा में नीचे से पी की रैंक क्या है। तो यहाँ पर देखो आपको n इक्वल्स टू दिया गया है, n इक्वल्स टू पहले से गिवन है आपका 30 और p की जो रैंक है वो आपको कहाँ से बतानी है, r इक्वल्स टू बतानी है। ठीक है, अर्थात बॉटम से बतानी है, अर्थात राइट एंड से बतानी है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखो क्या दिया, क्या कह रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि m इज थर्ड फ्रॉम द टॉप एंड देयर आर 5 स्टूडेंट बिटवीन m एंड p। m शीर्ष से तीसरे स्थान पर है और m और p के बीच 5 छात्र हैं। दूसरा कह रहा है कि द रैंक ऑफ k इज फोर्थ फ्रॉम द बॉटम एंड देयर आर 17th स्टूडेंट बिटवीन k एंड p। k की रैंक नीचे से चौथी है और k और p के बीच 17 छात्र हैं। तो अब एक चीज देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं तो अगर मैं केवल पहले स्टेटमेंट की बात करता हूं तो दिया गया है कि m इज थर्ड फ्रॉम द टॉप एंड देयर आर 5 स्टूडेंट बिटवीन m एंड p। अब सपोज करो ये मैंने एक लाइन खींच दी, ये आपका लेफ्ट एंड है, ये अर्थात टॉप है और ये बॉटम है। अब m की रैंक जो है, m की रैंक टॉप से कितनी है, तो आपने कहा m यहां पर बैठा है और m की रैंक टॉप से थर्ड है। तो अब m और जो है p के बीच कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो आप मुझे बताओ क्या अब इधर जो है m के लेफ्ट में इनके बीच बच्चे हो सकते क्या, नहीं हो सकते। m के राइट में ही इनके बीच बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि m की स्वयं रैंक टॉप से कितनी है, थर्ड है। उसके बीच में केवल 2 ही बच्चे बैठे हैं, पहला और दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर पे स्वयं m बैठा है। तो अब m के पीछे जो है हम p को नहीं बैठा सकते, लेफ्ट में नहीं बैठा सकते, राइट में बैठा सकते हैं। राइट में अगर मैं बात करूं तो m और p के बीच कितने बच्चे हैं, तो आपने कहा 5 बच्चे हैं। तो p की रैंक लेफ्ट एंड से कितनी आ जाएगी, लेफ्ट एंड से कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा इनके बीच में 5 हैं तो 5 3 8 1 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इनके बीच में 5 हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो चलो ना 1 2 3 4 एंड 5, तो देखो 3 है, 4 5 6 7 8 9। तो P की जो है रैंक लेफ्ट एंड से कितनी आ जाएगी, P की रैंक लेफ्ट एंड से 9 आ गई। अब P की रैंक आप राइट एंड से निकाल सकते हैं। n की वैल्यू आपको पता है, तो L बराबर कितना हो जाएगा, आपने कहा हो जाएगा 30 प्लस में आपका 1 और R बराबर कितना हो जाएगा, आपने कहा 30 प्लस 1 और माइनस का आपका 9, तो जगह 31 माइनस का 9 तो ये आ जाएगा आपका 22। तो P की रैंक जो है ऊपर से कितनी, टॉप से कितनी आ जाएगी, आपकी 22 आ जाएगी। क्लियर है। अब जरा हम बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की, हम बात कर लेते हैं केवल सेकेंड स्टेटमेंट की। केवल फर्स्ट से तो आंसर आपका निकल आया, केवल फर्स्ट से तो बात हमारी बन गई। सेकेंड में दिया गया है कि द रैंक ऑफ k इज फोर्थ फ्रॉम द बॉटम एंड देयर आर 17th स्टूडेंट बिटवीन k एंड p। k की रैंक आपको बॉटम से पता है, ठीक है ना, k की रैंक आपको बॉटम से पता कितनी है, फोर्थ है, और इनके बीच में कितने छात्र हैं, 17th।
ठीक है ना। कितने छात्र है, 17th है। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे निकाल सकते हैं, फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि के की रैंक आपको बॉटम से पता कितनी है, तो आपने कहा r इक्वल्स टू 4, आपको n पता है 30 है, तो आप के की रैंक टॉप से निकाल लीजिए, कितने हो जाएगा 30 + 1 माइनस का हो जाएगा आपका 4, कितना आ जाएगा आपका 27, कितना आ जाएगा 27। तो के की टॉप से रैंक कितनी है, 27 है। के और जो है पी के बीच कितने छात्र हैं, 17 छात्र हैं, ठीक है ना। के और पी के बीच कितने छात्र हैं, 17 छात्र हैं। तो अगर आप यहां से निकालेंगे तो के की जो रैंक है वो कितनी है आपकी, जो है 31, तो भाई टॉप से कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा टॉप से हो जाएगी कितनी, 4th। अब के की जो है टॉप से कितनी हो जाएगी, 27, ठीक है ना। के की जो रैंक है वो टॉप से कितनी हो जाएगी आपकी, 27 हो जाएगी। तो यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो भाई पी की टॉप से रैंक कितनी आ जाएगी, तो भाई इन दोनों के बीच में कितने 17th स्टूडेंट हैं, इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है, 17th। तो मैं अगर बात करूं पी की, तो पी की जो है टॉप से कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा 27, टॉप से जो है इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे एल और लिख लेते हैं, एल इक्वल्स टू हो जाएगा 27 - 17, ये हो जाएगा आपका 10 - 1, तो ये आ जाएगा आपका 9, कितना आ जाएगा 9, ठीक है ना। अर्थात पी की जो है टॉप से रैंक कितनी हो जाएगी, 9th, क्योंकि भाई 17 तो इनके बीच में स्टूडेंट है ना, तो 27 - 17 कितना आ जाएगा आपका 10 - 1 कितना हो जाएगा आपका 9। तो 9th जो है वो आपकी रैंक हो गई पी कहाँ से, टॉप से। हमको चाहिए कहाँ से, हमको चाहिए जो है राइट से। तो r बराबर आप निकाल लीजिए, वही निकलेगा आपका कितना 31 माइनस का आपका, सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा 31 माइनस का डायरेक्ट 9 आ जाएगा। r इक्वल टू कितना हो जाएगा 31 माइनस का 9, तो ये आ जाएगा आपका 22। तो केवल सेकंड से भी आंसर आपका निकल आया, केवल फर्स्ट से भी और केवल सेकंड से भी आंसर आपका निकल आया। तो अब आपके पास चूज करने का मौका, चाहे आप पहला ले लीजिए चाहे आप दूसरा स्टेटमेंट ले लीजिए, दोनों से आप आंसर निकाल सकते हैं। केवल पहले का भी प्रयोग करके और केवल दूसरे का भी प्रयोग करके आप आंसर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज नितिन्स रैंक फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे बताना 40 छात्रों की कक्षा में शीर्ष से नितिन की रैंक क्या है। यहाँ पर भी आपको n इक्वल्स टू पता है कितना है, 40 है, n इक्वल्स टू पता है आपको 40 है। और जो है नितिन की जो रैंक है, नितिन की जो रैंक है वो आपको कहाँ से बतानी है, वो आपको l इक्वल्स टू बतानी है, अर्थात टॉप से बतानी है, अर्थात लेफ्ट एंड से बतानी है। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर आर 10 स्टूडेंट बिटवीन नितिन एंड दीपक। नितिन और दीपक के बीच 10 छात्र हैं। यहाँ पे आपने नितिन को रखा और यहाँ पे आपका दीपक हो गया। दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, तो आपने कहा 10 छात्र हैं। लेफ्ट में है कि राइट में है, दीपक की क्या पोजीशन है, नितिन की क्या पोजीशन है, इसके बारे में कोई जानकारी आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं दी गई। इसलिए यहाँ पर आप जो है आंसर केवल फर्स्ट से आंसर आप नहीं निकाल सकते। जरा दूसरे में आ जाइए, दूसरे की जरा बात करें, केवल दूसरे की। तो सेकंड में दिया गया दीपक इज 20th फ्रॉम द टॉप। दीपक शीर्ष से 20वें स्थान पर है। दीपक जो है ये टॉप हो गया और दीपक यहाँ पे सपोज करो बैठा है और इसकी रैंक जो है 20th है। अब फिर से वही बात आती है कि नितिन जो है दीपक के, अगर दोनों को हम मर्ज करते हैं, क्योंकि भाई सेकंड तो केवल दीपक की स्थिति दी गई कहाँ से, टॉप से। अब अगर दोनों को हम मर्ज करते हैं तो भी हम ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि जो दीपक और नितिन के बीच में जो बच्चे हैं उसके लेफ्ट में हैं। भाई यहाँ पर भी हो सकते हैं, लेफ्ट में भी, राइट में भी हो सकते हैं, राइट में भी हो सकते हैं, क्योंकि टोटल स्टूडेंट की संख्या 40 है जो है इस पूरी क्लास में। तो इसके जो है राइट में भी स्टूडेंट 10 स्टूडेंट जो इनके बीच में हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है ये क्लियर नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका आएगा। दोनों मिलकर के भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भाई नितिन और दीपक के बीच में 10 बच्चे तो हैं। दीपक का स्थान लेफ्ट एंड से 20 है। अगर दोनों को हम मर्ज कर लेते हैं तो अब 10 बच्चे हम किधर लें,
उसके लेफ्ट में ले कि उसके राइट में ले, यही नहीं हम क्लियर कर पाएंगे। और इसके बारे में कोई जानकारी दी भी नहीं गई आपके स्टेटमेंट में, इसलिए दोनों से मिल करके भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है डेटा सफिशिएंसी में रैंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।